हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इसको अपन डिटेल्स में कवर अप करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा इसका बेसिक्स कवर करेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन में अगर देखिए तो सबसे पहले जनरल डेफिनेशन आती है जिसमें लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन इन्फ्लुएंस एंड फोर्स दैट अफेक्ट द लाइफ डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब कि बाहर की जो एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर की जो सब कंडीशंस होती है उनका सबका क्या है, टोटल है। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस एंड फोर्स दैट अफेक्ट द लाइफ, इन्फ्लुएंस एंड फोर्स द अफेक्ट मतलब जो लाइफ को अफेक्ट करता है, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इज कॉल्ड environment is the sum of all external condition influence and force that affect the life development and survival of organism। अब पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। और जो ए बायोटिक कंपोनेंट है इसमें एयर, वाटर, सोइल, क्लाइमेट, एनर्जी एटसेट्रा आ जाएंगी। इनका इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब कि जो बायोटिक है और जो ए बायोटिक है इन दोनों का इंटरेक्शन साथ में, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। अब अपन ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या है, एनवायरमेंटल इंक्लूड बोथ नेचुरल इन्वायरमेंट और बिल्ड इन्वायरमेंट। बिल्ड मतलब बनाया हुआ, जैसे सिटीज़, टेक्नोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, ये क्या है, बनाए हुए। और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, लैंड है, वाटर है, बायोडाइवर्सिटीज़ है, ये इन दोनों को इंक्लूड करता है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो हमने जनरल डेफिनेशन भी देख ली, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देख लिया और ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी देख लिया। जनरल डेफिनेशन में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन, और इकोलॉजिकल में बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से नेचुरल इन्वायरमेंट और बिल्ड इन्वायरमेंट, ये दोनों हैं साथ में। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस क्या है। तो इन्वायरमेंट साइंस का कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अपन देखें तो ग्रीक फिलोसोफर वैसे एरिस्टोटल जो है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, एरिस्टोटल है ना, इसको याद रखना। एरिस्टोटल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग विच लेट द फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी, विच लेट द फाउंडेशन मतलब डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। मतलब एक पर्सन है कोई भी, लाइक ये एक पर्सन है कोई भी, इसके जो बाहर की इसके साथ ये, अगर इसका इनके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक ये एक पर्सन है और इसका अगर किसी के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ये सराउंडिंग, ये बाहर की जो चीज़ें, इनका रिलेशनशिप बताया गया है कि इनका रिलेशनशिप इसके साथ कैसा है। जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं तो सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, एयर, वाटर वगैरह, तो इनके साथ में इनका कैसा रिलेशनशिप है, ये अरिस्टोटल ने बताया था। विच लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर इकोलॉजी, इकोलॉजी के फाउंडेशन के लिए ज़रूरी थी। ओके, अब ऐसा कुछ है नहीं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी, इसको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को ऑफन अक्सर लोग फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। स्टडी हाउ फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेट, जियोग्राफी अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो ये आप देख लेना। अब आता है कि द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हेकल, ये याद रखना, अर्नेस्ट हेकल इन 1866, मीनिंग द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्टडी मतलब ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या अपन है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ में उसकी रिलेशन कैसी है उसकी स्टडी करना, ये क्या है, इकोलॉजी। अब चार्ल्स डार्विन जो है लिंक्ड इन्वायरमेंट विथ नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन, बहुत सारे होते हैं ना कि
कुछ भी अगर हज़ार्डस सिचुएशन होती है या फिर कुछ भी पैंडेमिक वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही बचते हैं। उसके अलावा और जो एडप्टेशन को एडॉप्ट कर लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब विलुप्त हो जाते हैं। वो बिल्कुल, वो जो स्पीशीज होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो चार्ल्स डार्विन जो है, उन्होंने इन्वायरमेंट को मतलब उस तरीके से रिलेट करके समझाया कि नेचुरल सिलेक्शन और एडाप्टेशन क्या होता है। जो एडाप्ट करेगा और जो उस चीज़ के लिए फिट होगा वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कि एनवायरनमेंट कैम टू मीन टू जस्ट नेचुरल सराउंडिंग बट ऑल्सो सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस। अब आते हैं द एनवायरनमेंट मूवमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूड सस्टेनेबिलिटी, पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंजर्वेशन। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर बताई गई। तो ये एकदम बेसिक वाला ही था। अब इसके बाद में अपन रिडक्शनिज़म के मतलब रिडक्शनिज़म का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे कि रिडक्शनिज़म क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले रिडक्शनिज़म की डेफिनेशन देखें तो रिडक्ट मतलब कि छोटा छोटा पीस, होल की बात नहीं कर रहे हैं। रिडक्शनिज़म मतलब एक पीस की बात करें, छोटे छोटे। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू स्टडी देम इंडिविजुअल, मतलब किसी भी चीज़ की इंडिविजुअली स्टडी करना, पार्ट्स की नहीं। जैसे अगर अपन कार की बात करें तो कार है ना, तो उसको होल नहीं रखना है, उसके पार्ट्स की स्टडी करना है ना, वो है रिडक्शनिज्म। जिसमें ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसको ब्रेक करके समझना इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू स्टडी देम इंडिविजुअल। ओके, जैसे कि अगर पूरी बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी बॉडी है, तो उसको ना उसके मतलब पूरी बॉडी को डिस्कस नहीं करना है, बल्कि उसके जो एक ऑर्गन है, लाइक लीवर है, किडनी है, हार्ट है, उन सारी चीज़ों का अलग से क्या करना है, उनको डिस्कस करना है ना। अप्रोच क्या है, एग्जामिन स्पेसिफिक कंपोनेंट लाइक स्टैंडिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, CO2 लेवल्स और अ सिंगल स्पीशीज, है ना। मतलब कि अगर सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, होल कॉन्सेप्ट हो जाता है। पर अगर सॉइल न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, एक स्मॉलर पार्ट हो गया कि सोइल में किसकी स्टडी करना है, न्यूट्रिएंट्स की। CO2 की, स्पेसिफिक CO2 लेवल की, मतलब पूरी गैस या एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ CO2 एक गैस की बात करें और एक सिंगल स्पीशीज की बात करें। स्ट्रेंथ क्या क्या है, प्रोवाइड प्रिसाइज, मेजरेबल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। अगर ऑब्वियसली बात है कि अपन छोटे छोटे पार्ट्स में किसी चीज़ की किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज, उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा, मेजरेबल होगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अपने को, राइट। अब अपन देखिए तो इसकी लिमिटेशन क्या है, ऑफन इग्नोर इंटरेक्शन एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द होल सिस्टम, है ना। तो ऑब्वियसली ये तो अपने को पता है कि अगर अपन एक एक पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, एक एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो उसका इंटरेक्शन अपन दूसरों के साथ नहीं देख रहे ना, इसके सिर्फ अंदर ही अंदर डीप डीप जाते जा रहे हैं। जैसे अपन किडनी की स्टडी करें, अगर किडनी की स्टडी अपन कर रहे हैं तो किडनी के अंदर की ही स्टडी करेंगे ना, कि किडनी में क्या क्या है अंदर। ये तो नहीं डिस्कस करेंगे कि किडनी का लीवर के साथ में क्या इंटरेक्शन है, या फिर किडनी का हार्ट के साथ में क्या इंटरेक्शन है, ये चीज़ नहीं देखते इसमें। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई कि ऑफन इग्नोर इंटरेक्शन, है ना। एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल पोल्यूटेंट ऑन फिश हेल्थ विदाउट कंसिडरिंग द इकोसिस्टम। मतलब पूरे इकोसिस्टम को नहीं देखना है, पर सिंगल पोल्यूटेंट ऑन फिश, एक फिश के ऊपर उस पोल्यूटेंट का क्या अफेक्ट हो रहा है फिश की हेल्थ के ऊपर, वो चीज़ देखनी है। पूरी इकोसिस्टम को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, राइट। तो आई होप कि रिडक्शनिज्म समझ आ गया होगा। रिडक्शनिज्म मतलब ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत बड़ा अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में देखना, ओके, और स्टडी करना। ठीक है, आई होप कि होलिज्म पूरा रिडक्शनिज्म आपको पूरा समझ आ गया होगा। अपन अब होलिज्म में चलते हैं। तो ये आ गया होलिज्म। होलिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म का पूरा उल्टा है। रिडक्शनिज्म में अपन एक एक पार्ट को देख रहे थे ना, तो इसमें क्या करना है, अपने को पूरा होल देखना है। मतलब जैसे अपन उसमें
एक मैंने बॉडी के एग्जांपल से आपको बताया था, तो उसमें अपन पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या है, पूरी बॉडी को स्टडी करना है। लाइक किडनी का अगर अपन स्टडी करेंगे तो किडनी का मतलब जो हार्ट है उसके साथ में क्या रिलेशन है, या फिर उसका इंटरेक्शन उसके साथ कैसे हो रहा है। लीवर है तो उसका इंटरेक्शन उसके साथ कैसे हो रहा है, मतलब बॉडी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना। अब इसकी डेफिनेशन देखिए तो व्यूइंग द इन्वायरमेंट एज ए इंटीग्रेटेड होल वेयर द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ पार्ट्स आर सेंट्रल। मतलब पूरा होल चीज़ों की ये अपन स्टडी करेंगे और उसके इंटरेक्शन को देखेंगे इन्वायरमेंट के साथ। इसकी अप्रोच क्या है, फोकस ऑन सिस्टम थिंकिंग इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबिलिटी अप्रोच। फोकस ऑन सिस्टम थिंकिंग कि सिस्टम क्या थिंक कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम का जो इकोसिस्टम को स्टडी करना और सस्टेनेबिलिटी इसके बारे में चेक करना। स्ट्रेंथ क्या क्या है, कैप्चर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसमें अपन कॉम्प्लेक्स पार्ट को ना छोटे छोटे डिवाइड करके देख रहे थे। इसमें पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ है। इंटरडिपेंडेंसी मतलब कि उसका इंटरेक्शन उसके साथ कैसा हो रहा है, तो वो किस तरीके से उसके ऊपर डिपेंड है। एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है कि कैन बी लेस प्रिसाइज, हार्डर टू टेस्ट एक्सपेरिमेंटली, है ना। ये लेस प्रिसाइज हो सकता है, मतलब इतना शुद्ध जानकारी नहीं दे सकता अपने को, कुछ ना कुछ हो सकता है कि उसके अंदर मिसिंग हो, है ना, क्योंकि अपन होल चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो अब इसमें आ गया कि एग्जाम्पल के स्टडी हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट इंटायर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फीडबैक लूप्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो उसमें अपन क्या देख रहे थे कि अपन ने एक फिश के हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है पोल्यूशन का, वो चीज़ पढ़ी थी एक स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म को लेकर, है ना। लेकिन इसमें क्या करना है, स्टडी हाउ क्लाइमेट अफेक्ट इंटायर इकोसिस्टम को लेना है। उसमें उसमें अपने एक एक पार्ट को लिया था, इसमें इंटायर इकोसिस्टम रखना है। तो ये है होलिज्म। वैसे ही इसके नाम से भी डिफाइन हो रहा है कि होलिज्म मतलब होल कॉन्सेप्ट, और रिडक्शनिज्म मतलब स्मॉलर पार्ट में स्टडी करना, राइट। आई होप कि आपको होलिज्म और रिडक्शनिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे और भी बहुत कुछ हैं, पर इसके बाद में हम कल इसमें द लेयर ऑफ सराउंडिंग द अर्थ इज एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेयर, ये चीज़ कंप्लीट करेंगे कि एटमॉस्फेयर में किस तरीके से लेयर्स वगैरह होती हैं, और इसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना और वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आज का समझ आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।